स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सरदार भगत सिंह के बारे में। स्टूडेंट सरदार भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इस एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। स्टूडेंट सरदार भगत सिंह को हम शहीद आजम के रूप से भी जानते हैं और इनका हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1907 के समय इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ? लयालपुर नाम की जो जगह है, जिसका बाद में जो नाम है पाकिस्तान के द्वारा चेंज किया गया। प्रेजेंट समय में पाकिस्तान में है लयालपुर। फैसलाबाद इसका नाम किया गया क्योंकि लयाल नाम के जो पर्सन हैं ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, जिनके द्वारा इस टाउन है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब देखें कि लयालपुर के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है बंगा। बंगा जट के अंदर इनका जन्म हुआ। बाद में इनके द्वारा हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया गया। 1924 के समय जो एचआरए है उसको ये ज्वाइन करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो किसके द्वारा चलाई जाती थी? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, उनके द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाई जाती थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे रिलेटेड है। बाद में ये जो एचआरए है, एचआरए कन्वर्ट हो जाएगी एचएसआरए के रूप में। एचएसआरए क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कहाँ पे वो मीटिंग हुआ? कोटला के अंदर वो मीटिंग होता है। कोटला कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। जो पहले स्टेडियम का नाम भी फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, तो उसी कोटला के रीजन के अंदर ये मीटिंग हुई और वहाँ पे जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया गया। इनके एक दोस्त हैं भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा इनके एक दोस्त हैं, भगवती चरण बोहरा, जिनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है। किताब का नाम है फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो लिखने वाले भगवती चरण बोहरा हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आप देखिए कि इनके द्वारा जो पंजाब नौजवान युवा सभा जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसका भी मैनिफेस्टो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। पंजाब नौजवान युवा सभा है, उसका भी मैनिफेस्टो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा इनके द्वारा एक पार्टी भी बनाई गई थी सोवन सिंह जोश के साथ में, वर्कर्स पीजेंट पार्टी है, वो इनके द्वारा बनाई गई। और उसी वर्कर्स पीजेंट पार्टी का एक मैगजीन निकाला करते थे, कीर्ति नाम की एक मैगजीन हुआ करती थी। इसके अलावा आप देखिए कि काकोरी केस में फर्स्ट टाइम इनका नाम आता है। जेम्स स्कॉट को ये मारने के लिए जाते हैं, उसको असेसिनेट करने के लिए जाया करते हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय का जो डेथ है उसी की जो लाठीचार्ज है उसके अंदर होता है। बट गलती से, मिस्टेक से जेपी सॉन्डर्स का इनके द्वारा मर्डर होता है। जेपी सॉन्डर्स के मर्डर के बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है वो इनके अगेंस्ट में चलाया जाता है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट था पहले ओल्ड बिल्डिंग, उसके अंदर बटुकेश्वर दत्त के साथ में जो हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, उसके अगेंस्ट में ये बॉम्बिंग करते हैं। और स्टूडेंट्स उसी के अगेंस्ट में इनको यहाँ पे चार्ज किया जाता है और इनको सॉरी स्टूडेंट्स, इनको हैंग कर दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। तो दिस इज ऑल अबाउट शहीद भगत सिंह, उनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये पंजाब नवजोन सभा को आप गांधी इरविन पैक्ट के बाद में भी डिस्कस करोगे। जब गांधी जी 1931 का जो कांग्रेस सेशन को अटेंड करने के लिए कराची जाते हैं, तो उस समय पंजाब के एरिया के अंदर इस पंजाब नवजन सभा के द्वारा इनको जो ब्लैक फ्लैग हैं वो दिखाए जाते हैं। ये भगत सिंह का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर लयालपुर में इनका जन्म हुआ और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इनका मेंशन आपको नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान की जुडिशरी के द्वारा इनका केस है उसको रीओपन करने से मना किया गया था, उसको भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। तो जयशंकर सर ने कहा है कि इंडिया की सोइल पे कभी भी, या इंडिया की जो अथॉरिटीज़ के द्वारा कभी भी किसी दूसरे कंट्री की सोइल के ऊपर इस तरीके के जो होस्टाइल अटैक्स हैं वो नहीं होते हैं। हम हमेशा दूसरे कंट्री का जो सॉवरेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री आप देखिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, जब वर्ल्ड कोल्ड वॉर के समय जूझ रहा था, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड था और हम कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही बने ही थे, उस समय भी हमने नॉन अलाइन मूवमेंट है उसको वहाँ पे प्रमोट किया था। उस समय हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। आप देखें कि इंडिया का यहाँ पे जो पंचशील का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी हम टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, दूसरे एरिया को रेस्पेक्ट, उसकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसकी रेस्पेक्ट की बात करते हैं। अभी तक इंडिया के द्वारा जब भी इमरजेंसी लगाई गई है, जब भी बाहर से हमारे ऊपर अटैक हुए हैं, जब ही हमने इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस के परस्पेक्टिव से इसको एक बार देखते हैं।
इमरजेंसी प्रोविजन आपको 3 आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये बाहर की इमरजेंसी है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और आपको पहले यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड हुआ करता था जिसके थ्रू इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी है वो लगाई गई थी। बाद में उस वर्ड को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल, जो कहाँ पे लगाया जाता है, स्टेट्स में मशीनरी का फेलियर होने पे, कंप्लीट जो पावर है उसका गेन ना होने की वजह से। और ये है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो एक बार कोविड के समय न्यूज़ में आई थी कि ये लगाई जा सकती है। कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था तो अभी तक ये कंट्री में कभी भी नहीं लगाई गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 356 का काफ़ी बार मिस यूज भी आपको देखने के लिए मिलता है। और फर्स्ट कौन सा स्टेट था जहाँ पे ये लगाई गई थी, पंजाब वो स्टेट है स्टूडेंट्स, पंजाब वो स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाई गई थी 356 जो प्रेसिडेंट रूल है 1951 के समय। अब हम बात करेंगे 352 की। वॉर के समय लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन के समय लगती है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको रिप्लेस करके क्या किया गया, आर्म्ड रिबेलियन। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने कभी भी वॉर के समय नहीं लगाई है इमरजेंसी हमें एक्सटर्नल एग्रेशन के समय लगाई है। कि हमारे कंट्री के ऊपर जब भी हमारे कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है, हमने यहाँ पे इमरजेंसी है वो इम्पोज की है। 1962 में किया, वो कंटिन्यूअस रहा 1968 तक। तो पाकिस्तान का जो 1965 का वॉर हुआ उस समय हमको इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा 1971 के समय बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय हमने लगाई। इमरजेंसी का चैप्टर है लक्ष्मीकांत की, जो ओल्ड लक्ष्मीकांत हुआ करती थी उसमें चैप्टर नंबर 16 था। अब हो सकता है नंबर चेंज हुआ हो, वहाँ पे जाके उसको रीड कर सकते हो आप। तो ये इमरजेंसी हैं, कुछ प्रोविज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर में। तो ये क्या शो करता है, हमने इसको क्यों डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि कभी भी इंडिया के द्वारा वॉर है उसको स्टार्ट नहीं किया गया। बाहर से जब अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर, जब ही हमने यहाँ पे जो इमरजेंसी है वो लगाई है, अटैक किया है। तो ये डिप्लोमेसी में हर एक वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि वॉर इंडिया के द्वारा कभी नहीं किया गया। एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ है उसी समय में हमने इमरजेंसी इम्पोज की है। कुछ चीज़ें यहाँ पे अमेंड की गई थी जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है जो 1978 के अंदर आई। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस के अंदर चेंज किया। जैसे कि जो कैबिनेट वर्ड की बात हम करते हैं तो ओनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड जो मेंशन है वो आर्टिकल 352 के अंदर है कि इमरजेंसी को जब भी इम्पोज किया जाएगा कैबिनेट से कंसल्ट करके किया जाएगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब किया था तो फ़खरुद्दीन अली अहमद को डायरेक्टली वहाँ पे बताया और कैबिनेट से कंसल्ट नहीं किया था। इसके अलावा स्टूडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 356 के बारे में हमने डिस्कस किया, पंजाब के अंदर फर्स्ट टाइम इसको इम्पोज किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल है वो लगा था, और फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। तो ये हमारे जयशंकर सर का एक स्टेटमेंट का जो करक्स है या उससे एक्सटेंडेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंडिया कनेडा रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में स्टेटमेंट था। इंडिया कनेडा के जो रिलेशंस है कभी भी इतने अच्छे नहीं थे। आप देखिए कि 1985 के समय वहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट का जिनका डिमांड है, जो सिख कम्युनिटी के जो कुछ पर्सन्स हैं जो खालिस्तान की जो डिमांड करते हैं, तो स्टूडेंट्स उन पर्सन्स के द्वारा कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा 1985 के समय एयर इंडिया का एक फ़्लाइट हुआ करता था जिसको कि कनिष्का का नाम दिया गया है। उस कनिष्का नाम की फ़्लाइट के अंदर में उनके द्वारा बॉम्बिंग की गई थी। और आप देखें कि जो डेथ जिन लोगों का हुआ वो कनेडियन सिटीजन हुआ करते थे। 300 के आसपास लोगों का डेथ हुआ, जिसमें मोर देन 200 जो पर्सन हैं वो कनेडियन सिटीजन्स हैं। चाहे आप देखिए कोई पर्सन है वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है बट वो कनेडा के अंदर अगर रहता है, कनेडा का वो सिटीजन है, तो उसको ऑन पेपर तो कनेडा का सिटीजन ही काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो उनका यहाँ पे डेथ हुआ उनकी बॉम्बिंग के थ्रू। 2010 के समय वहाँ के जो पीएम हैं उनके द्वारा इसको कंडेम भी किया गया था। उनके द्वारा अपनी गलती भी मानी गई कि हमको वो बॉम्बिंग है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, इनको यहाँ पे नहीं प्रमोट करना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्या कारण था, क्यों वहाँ पे कनाडा के जो पीएम हैं उनके द्वारा इंडिया का इस तरीके से जो सपोर्ट है वो किया गया। एक तो आप देखिए कि यूएस के अंदर 9/11 का इंसिडेंट हो चुका था।
इंडिया के अंदर 26/11 का इंसिडेंट हो चुका था और उस समय इंडिया के जो पीएम हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय कनाडा के लिए जाते हैं G20 की मीटिंग के अंदर, G20 की मीटिंग के अंदर गए थे। क्योंकि आप देखें कि इंडियन पीएम कभी बायलेटरल मीटिंग के अंदर वहाँ पे 1973 के अंदर गए और उसके बाद में हमारे जो ऑनरेबल पीएम प्रेजेंट समय में हैं नरेंद्र मोदी, वो ही वहाँ पे मीटिंग के अंदर गए हैं 2015 में। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पीएम के रूप में जब गए थे वहाँ पे, तो G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे। तो आप देखिए कि इस तरीके से गैप है कम्प्लीटली 1973 से लेकर 2015 तक कोई भी जो पीएम है विजिट नहीं किया। 2015 में जब पीएम गए हमारे वहाँ पे, तो हमारा जो ट्रेड है वो भी इम्प्रूव हुआ, इन्वेस्टमेंट भी इम्प्रूव हुआ। तो इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस है कब यहाँ पे पिछले समय अच्छे थे, तो ये देखिए 2010 के समय सही थे। अभी प्रेजेंटली वो क्यों यहाँ पे रिलेशंस खराब हुए हैं उनके अगर हम बात करें, तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उसको बेसिकली एक अलग से एक पार्टी है एनडीपी। एनडीपी जो पार्टी है उस पार्टी के हेड हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह के द्वारा सपोर्ट दिया गया है और अब कनाडा के द्वारा हर एक बात के ऊपर बोला जाता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं करेंगे। जो भी ऐसा कोई स्टेटमेंट है, इंडियंस के जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूस थ्रेट है उनको। वियना कन्वेंशन की भी बात हमने देखी थी, डिस्कस की थी। ये इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे तो 1914 के समय एक वैनकूवर का इंसिडेंट आपको सामने आएगा जिसको कि नाम दिया गया था कोमगाता मारू, जो एक शिप हुआ करती थी। शिप के अंदर में इंडियंस थे, वहाँ पे कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा एंट्री नहीं दी गई थी, उनको वापस इंडिया लाया गया और वहाँ पे बज के अंदर कुछ लोगों की डेथ होती है। गदर पार्टी आपको देखने के लिए मिलती है। उन सब के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। मणिपुर जो कंटिन्यूस वायलेंस की न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरीके का मणिपुर का स्ट्रक्चर है, हिली एरियाज़ हैं और फिर बीच में आपको सेंटर में वैली देखने के लिए मिलती है जहाँ पे 60% पॉपुलेशन पाई जाती है उस मणिपुर का। तो वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ये एक्ट कब आया था इस्टेब्लिशमेंट में? 1958 के समय। कोई भी स्टेट के अंदर में या कंप्लीट स्टेट के अंदर कोई एरिया अगर डिस्टर्ब्ड एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया कहाँ पे डिसाइड किया जाएगा? इसी का जो सेक्शन 3 है वो बोलता है कि ये एरिया डिस्टर्ब है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है। सपोज कीजिए यहाँ पे ख़राब है तो यहाँ पे अप्सा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वो लगा दिया जाएगा। आर्मी को स्पेशल पावर है। क्या स्पेशल पावर है? कोई नोटिस नहीं देना, कोई आपको यहाँ पे अरेस्ट नहीं करना, आपको एक वारंट एक आप यहाँ पे वार्निंग देके आप यहाँ पे जो बेसिकली सूट भी कर सकते हो। एक वार्निंग देने के बाद में आप यहाँ पे सूट भी कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली जो पावर है वो दी गई है आर्मी को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। 1958 के समय हमारे जो जीबी पंत सर हैं, जीबी पंत सर इसको लेके आए थे, होम मिनिस्टर जब वो हुआ करते थे। जीबी पंत सर के बारे में अगर आपको जानना है तो उत्तराखंड आप जाइए कभी। उत्तराखंड के अंदर आप देखना कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम, कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई भी एयरपोर्ट का जो नाम है जीबी पंत सर के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। उसी एरिया से वो बिलोंग किया करते थे। याद रखने का तरीका अगर आपको बताऊं तो हमारे एक ऋषभ पंत नाम के जो क्रिकेटर हैं वो भी उधर से ही हैं। तो आप पंत पंत नाम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनिशियल फेज में 1958 में जब इसको लाया गया तो आसाम के अंदर में जो इंसर्जेंसी या आसाम के अंदर जो अनरेस्ट की सिचुएशन थी, और आसाम के अलावा अगर हम बात करें कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि मणिपुर का जो रीजन है आसाम और मणिपुर, उसके लिए इसको लाया गया था। बाद में इसका नाम चेंज किया गया आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, क्योंकि 1958 के समय नागालैंड के अंदर ग्रेटर नागालिंगम जो मूवमेंट चलता है कि डॉक्टर फीजो के द्वारा कि नागालैंड को अलग करो, नागालैंड को अलग से कंट्री बनाना है, म्यांमार के जो इंसर्जेंट्स हैं उनके द्वारा इसको सपोर्ट दिया गया था। इस समय भी देखिए यहाँ पे ओनली कहाँ पे जो अप्सा है जिसको इम्पोज किया गया है मणिपुर के अंदर में, हिली एरियाज के अंदर में, हिली एरियाज में, वैली के अंदर नहीं किया गया है। आप देखिए कि आर्मी का यहाँ पे डिमांड था कि कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एथनिक वायलेंस होने की वजह से लास्ट 6 मंथ में जो म्यांमार से जो एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे और वो अटैक करना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को जो ख़राब है वो करना चाहते हैं। अब आपको म्यांमार के रिलेटेड एक आपको फ्री मूवमेंट रिजाइम, इसके बारे में आप रीड करना। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है, कितने किलोमीटर तक यहाँ पे जो ट्राइबल्स को अलाउ किया है बॉर्डर के दूसरे एरिया में जाने के लिए, क्या 72 आवर हैं या 48 आवर हैं। तो फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में गूगल करना, रीड करना, क्या है ये प्रोसेस,
ट्राइबल्स के जो हिस्टोरिकल लिंकेज हैं बॉर्डर के दूसरे एरिया में, उसके रिगार्डिंग में कुछ रिलैक्सेशन उनको दिए गए हैं। जैसे कि बॉर्डर एरिया में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर एक आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, बॉर्डर हाट। बॉर्डर हाट क्या है कि वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक मार्केट लगता है, जिसके थ्रू उनको बेसिकली उनका इकोनॉमी किस तरीके से बूस्ट हो, उनके पैसे कैसे आए। तो ये बॉर्डर हाट का कॉन्सेप्ट आपको इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर मेनली देखने के लिए मिलेगा। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है ये आपको रीड करना है। तो नागालैंड का उस मूवमेंट के बाद में इसको लाया गया, आर्मी को पावर दी गई। 2005 में एक कमेटी बनी थी, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। उसने यहाँ पे वायलेशन को माना कि अप्सा के कुछ वायलेशंस होते हैं, इसको यूएपी एक्ट के अंदर अमेंड चेंज कर देना चाहिए, इंसर्ट कर देना चाहिए जो हमारा यूएपी एक्ट है उसके अंडर में। दिस इज ऑल अबाउट द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आईएएस ऑफिसर जिनके ऊपर कुछ यहाँ पे कुछ सीरियस इश्यूज हैं वो जो लगे थे कि जब बेसिकली वो खेलगांव के अंदर पोस्टेड थे, तो ट्रैकिंग का जो एरिया है वहाँ पे अपना जो पेट है उसको ये घुमाया करते थे और जो एथलेटिक्स को प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। आईएएस ऑफिसर्स का उसके बाद में ट्रांसफ़र भी हुआ था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हम ऑल इंडिया सर्विस के लिए बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आप ऑल इंडिया सर्विस के लिए जो तैयारी कर रहे हो, वो आर्टिकल 312 के अंदर उसको मेंशन किया गया है। बट रिमूव करने का जो पावर है जस्ट बिफोर वन आर्टिकल 311 के अंदर में ये पावर है गवर्नमेंट को कि आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ये जो कपल्स जो बेसिकली जिस कैडर से बिलोंग किया करते थे, इस कैडर का नाम है AGMUT। ये जब आप सर्विस के अंदर जाओगे या जब आप डेफ को अपना फिल करोगे इंटरव्यू से पहले, तो आपको पता लगेगा। पहले जो कैडर्स जो फिल किया करते थे मेंस के समय ही फिल करवाया करते थे, बाद में उसको 2018 में चेंज किया कि आपका जब इंटरव्यू का समय होता है उस समय आपसे जो ये कैडर हैं वो फिल करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के समय आपको करने होंगे। AGMUT कैडर क्या है, इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मिजोरम है और आपको देखने के लिए मिलेगा यूनियन टेरिटरी। तो इनका कंप्लीटली यहाँ पे ये कैडर है जिसके अंदर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इनका भी जो ट्रांसफ़र है लद्दाख कर दिया गया था जब यहाँ पे ये इंसिडेंट है वो सामने आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 311 के बारे में, आपको पता होना चाहिए जिसके 3 रेस्ट्रिक्शन है वो किया जाता है, गवर्नमेंट को पावर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मुखर्जी नगर के अंदर फिर से फायर के इंसिडेंट सामने आए हैं। अभी जब समर का स्टार्टिंग का फेज था, अप्रैल मई का समय, उस समय भी मुखर्जी नगर का एक कोचिंग है उसके अंदर इस तरीके के फायर के इंसिडेंट आए थे। आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर एक जीएस पेपर 1 मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स और रेमेडीज, कि अर्बनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसकी रेमेडी है और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे एक अर्बन फ्लड का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकता है अर्बन फायर, कि अर्बन एरियाज के अंदर में फायर के इंसिडेंट क्यों होते हैं, ये आपको इस तरीके से जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि जो बिल्डिंग कोड जो 2016 में जो बिल्डिंग कोड आया उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वायर लगाए जाते हैं वो भी फायर के रेजिस्टेंस नहीं है। फायर को रोकने के जितने भी यहाँ पे जो तरीके होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है बिल्डिंग के अंदर में, और टू मच कंजस्टेड है, अल्टरनेटिव वे नहीं है निकलने का। आप देखिए जब भी फायर का इंसिडेंट होगा तो स्टेयर्स के अंदर सबसे पहले आग है वो फैलती है। ये काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता रहा हूँ कि स्टेयर्स के अंदर सबसे पहले आग है वो आपको स्प्रेड करेगी। दिल्ली के अंदर ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट आए हैं पिछले कुछ दिनों में। आप पिछले कुछ ईयर्स के अंदर आप देखिए 2018 में जो करोल बाग का एरिया है जहाँ पे कंजस्टेड काफ़ी आपको चीप रेट के ऊपर जो होटल्स हैं वो वहाँ पे मिलते हैं, तो उसके अंदर में ऐसे इस तरीके से ऐसे होटल इंडस्ट्री है वो डेवलप है करोल बाग के अंदर में। तो आप देखिए कि करोल बाग के अंदर एक फायर का इंसिडेंट हुआ था 2018-19 में, जिसके अंदर एक IRS ऑफिसर भी वहाँ पे डेथ हो गई थी। वो होटल के अंदर ही रूम लेके रहा करते थे, कुछ दिन दिल्ली के अंदर वो पोस्टेड थे सर्विस की वजह से। तो स्टूडेंट्स वहाँ भी उनका डेथ हो गया था। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं वो कंटिन्यूस सामने आते हैं। जैसे सूरत की एक कोचिंग के अंदर सामने आया था, बच्चे ऊपर से बेसिकली इस तरीके से जो फायर है वो स्प्रेड हुआ, तो बच्चे यहाँ से ऊपर से डाउन साइड में उन्होंने जो छलांग है वो लगाई थी। ऐसा ही आपको मुखर्जी नगर के अंदर देखने के लिए मिला था अप्रैल मई के अंदर, जब कोचिंग के अंदर वो आग का इंसिडेंट हुआ फायर का। अब आपको यहाँ पे एक लिटिल बिट एक स्टोरी बताऊंगा स्टूडेंट्स। अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज है वो रिलीज हुई थी, ट्रायल बाय द फायर का नाम है उस सीरीज का। उसका हिस्टोरी आपको वैसे पता होना चाहिए। अंसल जो ब्रोदर्स हैं जो यहाँ पे उपहार सिनेमा है दिल्ली के अंदर,
97 के समय एक मूवी आई थी, मूवी का नाम है बॉर्डर। बॉर्डर मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, पहले OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करते थे, तो भीड़ के लिए जो वहाँ पे देखने के लिए वो खूब सारे लोग गए। तो दिल्ली के अंदर एक सिनेमा है, उपहार सिनेमा। उपहार सिनेमा के अंदर आग लगती है, आग के अंदर काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ। एक कपल हैं, नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति, नाम याद रखना, आप कहीं भी कोट भी कर सकते हो। नीलम कृष्णमूर्ति, नीलम कृष्णमूर्ति एंड शेखर कृष्णमूर्ति। तो ये दोनों कपल्स हैं, इन दोनों के जो बच्चे थे, इन दोनों के जो बच्चे हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ। उस इंसिडेंट के अंदर में काफ़ी सारे नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ पे डेथ हुआ। जो ये स्टोरी है, ट्रायल बाय फायर नाम का जो सीरीज़ है उसके अंदर भी दिखाया गया है उसको। स्टूडेंट्स, इन्होंने कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट किया, कंटिन्यूअस जुडिशरी में लड़ाई लड़ी, और उसकी वजह से आप देखिए कि जो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क किए हैं NGOs के पर्सपेक्टिव में भी, कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा सके जहाँ पे ऐसे जो कोड हैं, ऐसा मॉड्यूल है वो लगाया जा सके कि फायर के अंदर किसी का भी जो नुकसान है वो ना हो, ना किसी का डेथ हो। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उपहार सिनेमा में, अपने जो बच्चों को खोने के बाद में इस तरीके का इनके द्वारा जो काम है वो किए गए हैं। प्रेजेंट समय में भी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर ये वर्किंग है कंटिन्यूअस। नीलम कृष्णमूर्ति एंड शेखर कृष्णमूर्ति। तो दिस इज ऑल अबाउट द फायर इंसिडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सरना कोड के बारे में है। झारखंड की असेंबली के द्वारा पहले भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई कि जब आप सेंसस को जब आप कंडक्ट करोगे तो रिलीजन की कैटेगरी के अंदर जो आप 6 नेम लिखा करते हो, वहाँ पे हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एक अलग से नाम लिखना, उसका नाम है सरना कोड। सरना कोड के रूप में हमको डिफाइन कीजिए। अब ये सरना कोड क्या है? कॉलोनियल एरा के समय जब हमारे ऊपर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का रूल हुआ करता था, उस समय में स्टूडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो सरना कोड के रूप में डिफाइन किया करते थे। आज भी आपको एग्रीकल्चर जो कम्युनिटीज़ हैं नॉर्दर्न इंडिया में भी, दिल्ली के आसपास जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर भी ये कल्चर आपको देखने के लिए मिलता है कि मूर्ति पूजा जो है, जो मूर्ति का जो पूजा किया जाता है मंदिर में, वो काफ़ी कम किया जाता है। इसके अलावा जो अपना कोई ना कोई 2 पत्थर को रख के उनको यहाँ पे पूजा किया जाएगा, ये एक टोटमिज्म का कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्राइबल्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये जो दिल्ली के आसपास का एरिया हमने बात किया, ये एरिया में एजुकेशन आने की वजह से पिछले 100-200 साल से चेंज होने की वजह से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लिटिल बिट चेंज हो गया। तो टोटमिज्म क्या है? टोटमिज्म क्या है? अगर हम बात करें रिलीजन का जो ओरिजिन है वो क्या है, ऐसे ही पेड़ है उसकी कोई पूजा की जाएगी, बाद में वो धीरे धीरे वो आपको एक मूर्ति पूजा के रूप में वो कन्वर्ट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए, पेड़ पत्तों का जो पूजा करना, पेड़ किसी यहाँ पे पत्थर को देवता बना लेना, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट आपको जो देखने के लिए मिलेगा ना, उसके अंदर आप देखिए कि एक तुलसी का जो पेड़ है, तुलसी का जो पेड़ है, तुलसी का पेड़ के अंदर में आपको जो ये पूजा है हिंदुइज्म के अंदर आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिलता है, उसको सेक्रेड माना जाता है। उसकी भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से उसको सेक्रेड भी मान सकते हो आप। तो ये टोटमिज्म का जो शुरुआत है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के अंदर में यहाँ पे जो जंगल का जो एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, उसको एज ए अपना एक गॉड के रूप में वो पर्सपेक्टिव से मानते हैं। जैसे कि कुछ ग्रोव्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। आप अगर हम इसी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आप इस कॉलोनियल एरा के अंदर ये जो सरना कोड है उसके अंदर डिफाइन किया गया था। 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नयामगिरी हिल्स के बारे में। नयामगिरी हिल्स क्या है? नयामगिरी हिल्स ट्राइबल्स के कुछ सेक्रेड प्लेस हुआ करते थे जिनको गवर्नमेंट के द्वारा वेदांता ग्रुप को ऑक्शन में दे दिया गया था। बाद में उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई और अपने जो टोटमिज्म, अपने जो कल्चरल का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका रिलीजन या हम बात कर सकते हैं कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेड माना उनका कि ये इसको आप ऑक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ है विप के बारे में कि विप के द्वारा ये पार्टी के अंदर 2 फैक्शन हैं जो क्रिएट हुए। एक फैक्शन पावर के अंदर चला गया तो उनका जो विप है उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपने पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको नहीं माना। इसकी न्यूज़ हमने काफ़ी बार डिस्कस की है। जो यहाँ पे शिवसेना पार्टी है जिसके 2 फैक्शंस बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, इसकी न्यूज़ डिस्कस ये की है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू आया, उसका अभी तक यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर के द्वारा जो सुनवाई है वो नहीं की गई है। विप क्या होता है? एक फ्लोर लीडर होता है। विप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पार्टी के ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दी जाती है कि पार्टी के द्वारा इस बिल के ऊपर वोटिंग की जाएगी
इस बिल को रिजेक्ट किया जाएगा, इस बिल के ऊपर गवर्नमेंट का यहाँ पे एंडोर्समेंट करेंगे, डेट इज व्हिप। अगेंस्ट द पार्टी अगर जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राधा स्वामी सत्संग भवन के बारे में है, इनका स्टूडेंट्स कोई बिल्डिंग है, अभी रिसेंटली इस सेक्ट के रिगार्डिंग में राधा स्वामी जो भी कॉन्सेप्ट है राधा स्वामी का, उस राधा स्वामी कॉन्सेप्ट के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर अटैक किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आगरा के अंदर में। तो आगरा के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है राधा स्वामी जो मूवमेंट है, जिसके जो जुड़े हुए जो लोग हैं, राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में आपको दो चार बात पता होनी चाहिए। दयाल सिंह, शिव दयाल सिंह नाम के वो पर्सन हैं जिनके द्वारा इस राधा स्वामी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। 1861 के समय ये पीक के अंदर आया। इनिशियल फेज आपको 1818 के समय देखने के लिए मिलता है। और जो दयाल सिंह नाम के जो पर्सन है, इनसे रिलेटेड कॉलेज भी हैं, इनके नेम के ऊपर कॉलेज बनाई गई हैं आगरा के अंदर में। तो आगरा के अंदर ये मूवमेंट चला था। ये जो हमारे गुरु नानक हैं उनके ये फॉलोवर हुआ करते थे। गुरु नानक कौन है? गुरु नानक सिखिज्म को स्टार्ट करने वाले पर्सन हैं। टाइम पीरियड क्या है? 1469 से लेकर 1539 तक उनका समय है। अब आपको यहाँ पे गुरु नानक का एक होमवर्क देंगे, पहले इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो गुरु नानक से को ये फॉलो किया करते थे। इसके अलावा एक जो हाथरस नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे संत तुलसी साहिब हुआ करते थे, उनको भी ये फॉलोवर हैं। उनकी डेथ होने के बाद में ये मूवमेंट है वो पीक के ऊपर आता है। स्वामी सत्संग या राधा स्वामी सत्संग भवन है, उसका ये न्यूज़ था। अब गुरु नानक के बारे में हमने बात की थी। आपके लिए होमवर्क हम ये देंगे। होमवर्क ये है कि बाबा नानक का जब डेथ होता है ना स्टूडेंट्स, तो 18 ईयर जो अपने जीवन के जो लास्ट 18 ईयर हैं उन्होंने एक एरिया के अंदर बिताए थे जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर है मेन एरिया, और इंडिया ने अपना जो गुरुद्वारा है वो बनाया। ये बेसिकली एक कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर का नाम है करतारपुर कॉरिडोर। कॉरिडोर का नाम है करतारपुर कॉरिडोर। 2.2 किलोमीटर का है। कौन सी नदी यहाँ पे फ्लो करती है? रावी नदी। रावी नदी फ्लो करती। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। बाबा नानक का जो करतारपुर कॉरिडोर बना है, लास्ट उन्होंने अपने जो 50 साल वहाँ पे बिताए। अब आपको पता होना चाहिए 18 ईयर बताए हैं। क्या यहाँ पे चेंज कर सकता है? यहाँ पे बाबा नानक ने जो करतारपुर कॉरिडोर बना है वो बसा हुआ है रिवर ब्यास के ऊपर में, रिवर इंडस के ऊपर में। तो आपको पता होना चाहिए रावी नदी के ऊपर वो बसा हुआ है। तो आपको ये गुरुद्वारों के नाम बताने हैं कि इंडिया में जो गुरुद्वारा है उसका क्या नाम है। डेरा बाबा साहिब कौन सा है? गुरुद्वारे का नाम बताना है आपको। बेसिकली दोनों गुरुद्वारों के नाम आपको पता होना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा इसको बनाया गया है। समय मिले तो कभी विजिट करना आप वहाँ पे। सिखिज्म को अगर आप फॉलो करते हो तो भी आप जा सकते हो। प्रेजेंट समय में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब 10th गुरु गोविंद सिंह के बाद में जो अगर हम प्रेजेंट सिखिज्म का जो गुरु कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करें, तो गुरु कॉन्सेप्ट को तो अबोलिश किया गया। और जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को लिविंग गुरु के रूप से हम मानते हैं। क्या सिखिज्म का आपको पंजाब के बाहर या दिल्ली और ये जो एरिया है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसके बाहर भी कोई आपको बड़े जो गुरुद्वारे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं क्या इंडिया में? तो स्टूडेंट्स आपको दो प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आपको पटना के बारे में आपको पता होना चाहिए, पटना साहिब है। एक महाराष्ट्र के अंदर कौन सी जगह है? नांदेड़ है, जहाँ पे हजूर साहिब गुरुद्वारा है। और एक हेमकुंड साहिब आपको उत्तराखंड के अंदर काफ़ी हाइट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर वो बना हुआ है। वहाँ पे बर्फ़ वर्फ आपको जो स्नोफॉल है वो सब देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया। राधा स्वामी मूवमेंट है, दयाल सिंह है, गुरु नानक के वो अपने आप को फॉलोवर माना करते थे। इसके अलावा उनके तुलसी साहिब है, उनके भी वो फॉलोवर थे। कैमूर सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे। बिहार के अंदर सेकंड टाइगर सेंचुरी ये बन सकती है। वाल्मीकि टाइगर्स जो सेंचुरी है, वाल्मीकि टाइगर जो रिजर्व है वो प्रेजेंट समय में एकमात्र बिहार के अंदर है। वाल्मीकि है। वाल्मीकि कौन थे? रामायण के जो रचयिता हैं। वाल्मीकि बेसिकली इनिशियल फेज में भगवान को इतना नहीं मानेंगे। इनिशियल फेज में उनका काम था, बट बाद में उनको एनलाइटमेंट होता है, वो रामायण की रचना है वो रचेंगे। वाल्मीकि जो भगवान के रूप में उनका स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कैमूर के अंदर ये बनाया गया है। तो सपोज कीजिए ये उत्तर प्रदेश है, सपोज कीजिए करना ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये कौन सा एरिया है? ये एक बार केबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि ये जो एरिया है ना स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है
ये 3-4 स्टेट से अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। 3-4 स्टेट से कौन कौन सा से? एक तो ये मध्य प्रदेश से शेयर करता है, एक ये छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, एक ये यहाँ पे जो झारखंड है उससे ये शेयर करता है, और ये यहाँ पे जो बिहार है उससे भी शेयर करता है। और यहाँ पे ही कैमूर है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे ही कैमूर है वो सिचुएटेड है। अब कैमूर बेसिकली इस एरिया से एक कम स्टेट के अंदर में शेयर करेगा, ये छत्तीसगढ़ से अपना एरिया शेयर नहीं करेगा। कैमूर इस कॉर्नर के अंदर सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हम बात करें इस टाउन के बारे में कि ये टाउन कौन सा है, उसकी अगर हम बात करें तो ये टाउन है सोनभद्र, सॉरी ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनभद्र। सोनभद्र नाम की जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन बनेगा करोड़पति नाम का जो शो आता है ना, जो क्विज शो है कौन बनेगा करोड़पति, अभी उसमें एक रिसेंटली कुछ एक आईएएस ऑफिसर है, एक मैम है, उनसे उनके किसी दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था, उनको बेसिकली रेफर किया था और उन्होंने क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे दिया। डेट्स शो द कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितना रीड करते हो, ऑप्शंस की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो अब उसका मैं वीडियो आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर करूंगा अगर मुझे मिलता है तो। तो सोनभद्र स्टूडेंट्स, ये केबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो 3-4 स्टेट्स के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। यहाँ पे ही कैमूर सिचुएटेड है। कैमूर आपको छत्तीसगढ़ से एरिया शेयर नहीं करेगा, मध्य प्रदेश से करता है, झारखंड से करेगा और उत्तर प्रदेश से ये अपना एरिया है उसको शेयर करेगा। स्टूडेंट्स, कैमूर का जो एरिया है उसको अगर हम बात करें तो आपने जब ज्योग्राफी को आपने अगर रीड किया होगा तो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको प्लेट्यू का रीजन हम मानते हैं। सेंट्रल हाईलैंड को प्लेट्यू का हम रीजन मानते हैं और ये प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है कैमूर के अंदर में। जो विंध्या का जो प्लेट्यू है, विंध्या का जो प्लेट्यू है उसी का ही एक्सटेंशन आपको कैमूर के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारा जो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है उसका एक्सटेंशन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि हमारा ये मालदा जो फोल्ट है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है मेघालय। अब मेघालय भी देखो प्लेट्यू का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में फोल्ट क्रिएट होने की वजह से, रिवर्स की वजह से वो वहाँ पे चला गया वो हिस्सा। ये ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय प्लेट्यू एंड कैमूर का जो पार्ट है वो विंध्या का प्लेट्यू है। ये रीवा के साथ में, सतना के साथ में, इन सब एरियाज के साथ में टच है। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में जो क्या बेसिकली सिंगरौली कोल माइंस हैं वो मिलती हैं। और सिंगरौली कोल माइंस ऐसी कोल माइंस है जो बर्निंग है, बर्निंग फेज के अंदर में है। वहाँ पे आपको बर्निंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी, सिंगरौली कोल माइंस। कैमूर के बारे में अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। कैमूर प्लेट्यू का पार्ट है विंध्या का। यहाँ पे 2 नदियाँ फ्लो करती हैं। 2 रिवर्स कौन सी हैं? एक कर्मनासा है, कर्मनासा रिवर है। नेक्स्ट है यहाँ पे दुर्गावती। अब कर्मनासा रिवर के बारे में आप हिस्ट्री के अंदर रीड करोगे, कहाँ पे हम रीड करेंगे? अभी हमने बाबा नानक का जो समय है उसके बारे में रीड किया कि उनका अंतिम समय 1539 का है। बाबा नानक के बारे में आप देखिए कि इसी समय में जो मुगल जो एम्परर है वो कौन हुआ करते थे पावर के अंदर में। आप देखिए 1526 के अंदर कौन आएंगे? बाबर आएंगे। इब्राहिम लोदी को यहाँ पे डिफीट करेंगे, अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश करेंगे और बाबर कुछ समय के लिए पावर के अंदर रहेंगे 1530 तक। उसके बाद में उनके जो बेटे हैं हुमायूं पावर के अंदर रहेंगे और कंटिन्यूस स्ट्रगल के अंदर रहेंगे। तो उसी समय में 1539 में ये लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, बैटल ऑफ चौसा। किससे ये लड़ाई लड़ेंगे? शेर शाह सूरी, जो सूर एम्पायर है वो काफ़ी पावरफुल रहेगा। वो 4-5 साल तक तो दिल्ली को भी वो कैप्चर करेंगे सूर एम्पायर, जिसके अंदर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, रेवाड़ी है हरियाणा के अंदर में। वहाँ से हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम का एक उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो दिल्ली के अंदर पावर करेगा। और सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत है उसके अंदर में वो लड़ाई लड़ता है फिर से हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसके अंदर उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैटल ऑफ चौसा की, जब लड़ाई लड़ी गई थी, जब यहाँ पे हुमायूं इस बैटल को डिफीट करेंगे तो इसी कर्मनसा रिवर के अंदर वो यहाँ पे कूद के भागकर अपनी जो जान है वो बचाएंगे, कर्मनसा और दुर्गावती रिवर के अंदर में। तो यही वही एरिया है कैमूर के आसपास का जहाँ पे जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी। और प्रेजेंट समय, वो एंशिएंट समय में काफ़ी सारे एम्पायर्स का ये बाउंड्री हुआ करता था। जैसे कि बंगाल से एक सेना एम्पायर है वो रूल किया करता था, उस सेना एम्पायर का भी ये बाउंड्री हुआ करता था कैमूर का एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइगर के बारे में ही हम बात करेंगे। टाइगर रिजर्व कैमूर को बनाने वाली है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट ईयर उसको बनाया जाएगा। अभी रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व कहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है?
मध्य प्रदेश के अंदर में। अब एक नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है, आपको नाम पता होना चाहिए, और दुर्गावती से रिलेटेड ही है वो नाम उसका कुछ। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलगिरी टाइगर्स के बारे में बात करेंगे। नीलगिरी के एरिया के अंदर टाइगर्स का जो डेथ है वो काफ़ी सारा देखने के लिए मिला है। अब उसके बिहाइंड की क्या रीजन है, तो आप देखिए कि एक तो ये जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं। काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, मधुमलाई है, बांदीपुर है, नागरहोल है, इन सब के अंदर टाइगर काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा एक थ्योरी बताई गई है। थ्योरी, जब एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता है तो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ही काम आपको लेना पड़ेगा जब भी आप पुलिस सर्विस के अंदर या इस तरीके से कोई भी इन्वेस्टिगेशन है उसको करोगे, कि क्या थ्योरी हो सकती है जिसके पर्सपेक्टिव में इस तरीके से जो डेथ है वो देखने के लिए मिली है। तो एक तो डेथ देखने के लिए मिला है कि जो टाइगर्स की जो संख्या है इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्रीज हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और टाइगर्स की संख्या इंक्रीज होने की वजह से टाइगर्स अपना एक टेरिटरी डिसाइड करते हैं। एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी के अंदर अगर वो एंटर करेंगे तो इनके बीच में होता है कन्फ्लिक्ट, इनके बीच में होगी लड़ाई, लड़ाई लड़ने के ऊपर एक दूसरे का डेथ होता है, वहाँ पे मारपीट की जाती है इनके द्वारा। काफ़ी अच्छी बैटल देखने के लिए मिलती है इनके आपस में आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस एरिया के अंदर एक देखिए कि पोचर्स का भी एक्टिविटी देखा गया है। कुछ राजस्थान के पोचर हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से देखो वहाँ पे लिए विजिट किए हैं। तो पोचर्स का एक अलग ही तरीके का डेडिकेशन है जो आपको इस देखने के लिए मिलेगा कि राजस्थान के कुछ पोचर वहाँ पे जो पकड़े गए थे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के एरिया के अंदर में। तो टाइगर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होना, पोचर्स का यहाँ पे पाए जाना, कुछ रीजन्स बताते हैं कि जिसकी वजह से अराउंड 6 के आसपास जो टाइगर्स हैं उनकी डेथ हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, जिसके अंदर 4 तो आपको जो कब्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। टाइगर के बारे में अगर हम बात करें, एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है, एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। ये जो नीलगिरी का एरिया है केरल और तमिलनाडु के रीजन के अंदर मिलता है, जिसके अंदर मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मधुमलाई है। मधुमलाई के अलावा आपको यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो नीलगिरी का जो रीजन है इसके अंदर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन जो सोला फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन, मोइस्ट डेसिडियस, थ्रोनी फॉरेस्ट, आपको डाइवर्स जो यहाँ पे वेजिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम दे दिए गए, 3-4 नाम दे दिए गए, पूछ लिया गया कि इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड हैं। तो आपको ये इस तरीके से जब आप रीड करते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि लूप होल होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना उसमें अंदर एक लूप होल होगा कि कोई ना कोई ऐसा टाइगर रिजर्व का नाम होगा जो दूसरे एरिया के अंदर है। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए नाम दे दिया जाए कि कैमूर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये अगर आपने रीड किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन को फेस करोगे ना, देखोगे, तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट टाइप लगेगा। बट अगर आप उसको अच्छे से एक बार कूल माइंड के थ्रू उसको रीड कर लिया ना तो आपको पता लगेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई लूप होल है जिसके थ्रू हम आपको उसको सोल्व कर सकते हैं। तो नीलगिरी टाइगर रिजर्व के बारे में है, डेथ होने के बारे में, टाइगर्स के बारे में हमने बात किया। 2010 के समय एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है वो साइन किया गया था टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा। टाइगर रेंज कंट्रीज कितने हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज 13 है, जिसमें ये सेंट पीटर्सबर्ग का डिक्लेरेशन क्या बोलता है, 2022 तक हमको टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल करनी है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे मिलते हैं, क्या मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं, क्या कर्नाटक के अंदर मिलते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर से बताना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए 2022 के अंदर तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी फार्मर्स की इनकम को भी डबल करने की बात की गई थी। आपको पता हो 2022 डबल द फार्मर इनकम अशोक दलवाई कमेटी बनी थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है 2022 से रिलेटेड, आपको कुछ पता होना चाहिए। 2018 के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, केरल के अंदर फ्लड आई थी, उसके ऊपर एक मूवी बनी है 2018 ही, और उस मूवी को यहाँ पे ऑस्कर के लिए एंट्री दी गई है इंडिया की। काफ़ी अच्छी मूवी है, बेसिकली काफ़ी सही मूवी है। तो ये फ्लड से रिलेटेड बताया गया है कि सबने एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट किया था उस फ्लड के अंदर में। और फ्लड आने का कारण ये नहीं था कि टू मच रेनफॉल, फ्लड आने का कारण है मिसमैनेजमेंट। जो डैम का जो वाटर है उसका मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिला था वहाँ पे। ईपीएफओ के बारे में बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में काम करती है, तो उसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया।
नेक्स्ट इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जो कहाँ पे गए हैं, यूएसए की ट्रिप के लिए गए हैं स्टूडेंट्स। उन्होंने वहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में बात की कि 1962 में हमारे यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई का नाम क्या है, बैटल ऑफ रेजांगला। 13 कुमायूं की जो वहाँ पे एक रेजिमेंट है वो 13 कुमायूं की जो यूनिट है चार्ली कंपनी वो वहाँ पे गई थी। काफ़ी ब्रेव जो बैटल है उसके रूप में इसको मानते हैं। 1962 की बैटल ऑफ रेजांगला है जो 1962 में लड़ी गई। उसमें हमारे काफ़ी सारे जो सोल्जर्स हैं उनका डेथ हुआ था। अराउंड 4 या 5 सोल्जर्स बचे थे। इसका जो रेजांगला मेमोरियल है आज भी आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, चुसूल के अंदर में। जो लद्दाख का चुसूल का एरिया है ना वहाँ पे आपको रेजांगला मेमोरियल है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स ये एकमात्र बैटल है हमारे कंट्री का जिसमें एक ही बैटल के अंदर काफ़ी सारे जो अवार्ड्स हैं, जो मिलिट्री में जो बैटल फील्ड के अंदर में जो ब्रेवरी के रिगार्डिंग में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो एक ही बैटल के अंदर दिए गए थे। जिसके अंदर जो परमवीर चक्कर है राजस्थान के जो मेजर हुआ करते थे उस समय, मेजर शैतान सिंह, उनको दिया गया था परमवीर चक्कर उस समय में। और काफ़ी सारे अवार्ड देखने के लिए मिले थे। तो 1962 की उस बैटल के बाद में इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो ख़राब होना स्टार्ट हुए थे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए। बट चाइना के द्वारा 2020 में जो कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला गलवान की वैली के अंदर, गलवान के रीजन के अंदर, तो हमारे मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, धीरे धीरे रिकवरी की फेज के अंदर थे। बट इस तरीके का जो चाइना के द्वारा एग्रेशन शो किया गया डेट कम्प्लीटली अगेंस्ट द डेट एक बैलेंस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में। तो उन्होंने कहा है कि पिछले 3 ईयर से मिलिट्री टेंशन है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्मूदी रिलेशंस नहीं है। इंडिया यूएस के रिलेशंस को कहा है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एंडोर्स करते हैं पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। और भी काफ़ी कुछ के बारे में उन्होंने बताया इंडिया और जो यूएस का जो कोऑपरेशन है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है, G7 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया 1989 के समय। कल के शायद डिस्कशन के अंदर मैंने इसका जो टाइम पीरियड है वो गलत बता दिया था स्टूडेंट्स, 1989 के समय हुआ था। वो टाइम पीरियड मेरा गलत बताने का रीज़न ये है कि मैं बेसिकली वहाँ पे जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके बताने के चक्कर के अंदर में उसका जो बताने का जो रीज़न है उसमें मैं गलत तरीके से आपको बता दिया। स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना था ये बेसिकली G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा बनाया गया, पेरिस के अंदर है ये। आप देखिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को शुरुआत में बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव में, पर बाद में टेरर फाइनेंसिंग इंक्रीज होने लगे, टेरर की एक्टिविटी इंक्रीज होने लगे, तो टेरर फाइनेंसिंग को इसके अंदर ऐड किया गया। 2 इसकी लिस्ट होती हैं, एक आपको ग्रे लिस्ट देखने के लिए मिलती है, एक ब्लैक लिस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर काफ़ी बार डाल दिया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस है उसकी वजह से इंडिया में एनजीओज को परेशान ना किया जाए, एनजीओज को यहाँ पे टारगेट ना किया जाए। एक बार 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मल्टी टाइम सीन द न्यूज़, क्या है ये, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनजीओ है, क्या है ये? एक एनजीओ है स्टूडेंट्स। ऐसा एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी था वो शायद उसके अंदर एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जोशीमठ के बारे में है, 2023 का जब स्टार्ट हुआ तो उस समय में जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जोशीमठ सिचुएटेड है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारा जो प्रोटेस्ट है, काफ़ी सारा जो आपको इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिली कि लोग अपना जो रेजिडेंशियल एरिया है, अपना कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के जाने लगे और रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर उन्होंने शरण ली, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक आ चुके थे। 99% जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर क्रैक आए। उन्होंने वहाँ पे रीजन माना कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुगढ़ जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ है, ब्लास्टिंग इस एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। बाद में वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा 8 ऐसे कमीशंस हैं उनको बनाया, उनकी एक कमेटी बनाई कि आपके द्वारा यहाँ पे हर एक सेक्टर के अंदर स्टडी कीजिए क्या ऐसे कारण हैं कि इस वजह से लैंड सब्सिडेंस है जो देखने के लिए मिला है जोशीमठ के अंदर में। रिपोर्ट आ गई, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आई, लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर रखिए, लोगों को ये जो जानकारी है वो होनी चाहिए। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ने क्या कहा है, इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि 99% जो बिल्डिंग्स हैं
और बिल्डिंग कोड की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई 99% बिल्डिंग्स। ड्रेनेज के बारे में जो कल भी हमने डिस्कस किया था, ड्रेनेज सही नहीं है, पॉपुलेशन का वहाँ पे प्रेशर है, टूरिज्म की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने की वजह से या पॉपुलेशन का ग्रोथ होने की वजह से लोग भी यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो लोग यहाँ पे लिटिल बिट फाइनेंशियल स्टेबल है, उन लोगों का एक टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा कि सब लोग वीकेंड के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, जो स्पेशली यूथ है, सब लोग को हिली एरिया के अंदर जाना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट को, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ये कंट्रोल जरूर लेके आएगी कि कैसे आपको यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करना है। जो लोग दिल्ली के आसपास के रीजन है, इसके अंदर काफ़ी कॉमन देखा गया है कि सब लोगों का एक ट्रेंड है कि हिली एरियाज़ के अंदर पहाड़ वहाड़ देख के आने हैं, उनको घूम के आना है। तो ये पॉपुलेशन प्रेशर भी एक काफ़ी बड़ा रीजन है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा जाएगी, टूरिज्म वहाँ पे अगर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, कॉमर्शलाइजेशन आएगा वहाँ पे, लोकल लोगों का जो वहाँ पे जो खुद का जो कल्चर है वो ख़त्म होएगा। और कॉमर्शलाइजेशन आने की वजह से क्या होगा कि टू मच होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, टू मच होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने की वजह से इस तरीके से अंधाधुंध तरीके से जो डेवलपमेंट किया जाएगा कि कोई भी बिल्डिंग कोड किस तरीके से बनाना है, पहाड़ का व्यू उनको दिखाना है, नीचे अगर उनका बेस हो या ना हो। और इसी की वजह से आप देखिए हिमाचल में भी डैमेज आया, या प्रेजेंट समय में आपको जगह जगह पे बारिश के समय स्पेशली हिली एरियाज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए बारिश के समय में, क्योंकि काफ़ी सारे इंसिडेंट वो देखने के लिए मिलते हैं। बट अभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई रेगुलेशन नहीं है, पीपल्स कंटिन्यूअस गोइंग, चाहे बारिश का समय हो, विंटर का समय हो, जो भी समय है, जब भी जिसको समय लग रहा है सब जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, लैंड सब्सिडेंस है, इन सभी के बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर में। तो एक साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है, पॉलिसी को बेटर वे में फ्रेम किया जा सके जिससे कि लोग यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी हो, कैसे इस इन्फॉर्मेशन को, कैसे इस रिस्क को डिसेमिनेट करना है, ये भी उनके पास जानकारी हो, और ऐसा पॉलिसी का फ्रेमवर्क हो जिससे कि लोगों को कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे एरियाज़ के अंदर फेस करनी पड़े। तो ये है स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे जोशीमठ और हिमालयन का जो फ्रेजाइल स्टेट है उसके बारे में। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हिमालयन स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस एक्टिव है स्टूडेंट्स, हो अभी वो स्टेबल नहीं है हमारा हिमालयन इकोसिस्टम। इसी वजह से आपको अर्थक्वेक समय समय पे ऐसे इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप बारिश के समय देखना कि ऐसे जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं और इस तरीके से पहाड़ है, पहाड़ से जो पत्थर है वो गिरना स्टार्ट हुए, काफ़ी सारी जो गाड़ियां हैं वो डैमेज हुई थी। इस समय फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई है, कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा इस एरिया के अंदर में जब तक कि इसको प्रॉपर वे में रेगुलेट नहीं किया जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, कंटिन्यूस ब्लास्टिंग है, कंटिन्यूस ऐसे जो डैम्स के अगेंस्ट में भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं, क्या हमारे जो फ्रेजाइल जो हिमालयाज हैं इस तरीके के जो डैम्स हैं उनको यहाँ पे इतना जो पानी है वो स्टोर कर सकते हैं क्या। तो ऐसे आपको हजार तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा एक बात कही गई है, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी माँ है उसके अंदर में एवरीथिंग फॉर द नीड नथिंग फॉर द ग्रीड, कि हमारा जो पृथ्वी माँ है उसके अंदर ज़रूरत के लिए सब कुछ है, बट अगर हम बात करें ग्रीड के पर्सपेक्टिव में तो आपको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इंडिया का जो डेमोग्राफी है अभी डिविडेंड की सिचुएशन है, बट 2050 तक हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो 20% हिस्सा है वो हमारे एल्डर्स होंगे, जो प्रेजेंट समय में 10 हैं। तो हमारे एल्डर्स की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे बात की गई है कि प्रॉपर डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ किया जाए, पर कैपिटा इनकम लोगों की इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाए, क्योंकि अगर अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है तो पॉवर्टी का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। जब ये लोग प्रेजेंट समय में जो 40 साल के एज के हैं 2050 तक आप देखिए कि उनका जो 70 साल का एज आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में बात करें 1969 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और पॉपुलेशन से रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती हैं। जुलाई के अंदर एक डे है जिसको हम पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं, क्या वो 11 तारीख है, क्या वो 20 डेट है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे। एक बार यूनेस्को का एक क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज वाला,
वो आपको यूनिसेफ के पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 21 फरवरी को यूनिसेफ के द्वारा लैंग्वेज डे मनाया जाता है क्या, वो यूनेस्को आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि हो सकता है आप जब पीसीएस का पेपर दो तो आपको ये पता होनी चाहिए, कुछ डेट वेट पूछ लेती हैं कभी ना कभी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नॉलेज ज़रूर काम आती है। एफएसएसआई के द्वारा एक बात बोली गई है। एफएसएसआई क्या है? 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। जगह जगह समय समय पे हमारा जो फूड ईटिंग है, जो अलग अलग तरीका है हमारा फूड का, उसको कैसे कंटेमिनेटेड को बचाना है, ये सब इनके द्वारा किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखे जाते हैं कि आइटम जो फूड पैक है उसको किस तरीके से डिलीवर करना है, कितने दिनों में करना है, ये सब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे खाने पीने के, जो इनके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ऑर्गेनिक फूड के रिगार्डिंग में भी इनके कुछ इनिशिएटिव हैं। अभी इनके द्वारा कहा गया है कि जो पैकिंग की जाती है उसके अंदर न्यूज़पेपर का पैकिंग मत कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग के अंदर जो इंक यूज़ होता है डेट कम्प्लीटली डिफरेंट, और आप इसके अंदर फूड को ऐड, यहाँ पे स्पेशल आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो समोसा समोसा एंड कचौरी जो इंडिया के आपको स्नैक्स देखने के लिए मिलेंगे, वो तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही सर्व किए जाते हैं। अगर हम बात करें 80% ऑफ इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर ही उनका सर्व आपको देखने के लिए मिलेगा। तो न्यूज़पेपर की जो इंक है वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। बायोएक्टिव मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं जो आपको यहाँ पे बहुत हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। तो इसका ये यहाँ पे एक गाइडलाइन है वो इश्यू की गई है, पैकिंग के रिगार्डिंग में न्यूज़पेपर का यूज़ ना किया जाए। यहाँ पे कल भी इसके बारे में न्यूज़ थी कि बाहर जो खाना है ना पकाइए, जो खाना पैक किया जाता है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट, ये जो पर्सन है इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्वाति नायक है, जिनको कि बेसिकली वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम कब आया था? 1961 में। कहाँ पे से चलता है? रोम इटली से, रोम इटली से चलता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने सीड्स को प्रमोट किया है। सीड्स इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी जो हमारी उड़ीसा है उसके अंदर इन्होंने प्रमोट किया। इनको ट्राइबल दीदी के रूप से भी जानते हैं, ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे जो सीड्स हैं उनको बताए, अलग अलग तरीके का जो क्वालिटी के जो सीड्स हैं। इंडियन सीड एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन सीड एक्ट कब आया था? 1966 में। 2019-20 के समय इसमें अमेंडमेंट भी लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्या आप यहाँ पे आपके लिए एक सोचने की बात है, सोचने के रिगार्डिंग एक टॉपिक है। सपोज कीजिए आपने कोई सीड खरीदा, कोई दुकान से खरीदा, आपको लगाना है लेडी फिंगर, जो भिंडी होती है ना, वो आपको लगानी है आपके खेत के अंदर में। और वो सीड आपने उगाया, सीड उगाने के बाद में वो सीड अगर उग नहीं पाया है कंप्लीटली खेत के अंदर में, तो क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा? क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा? क्या ये इंडियन सीड एक्ट के अंदर में ये चीज़ मेंशन है? ये आपको रीड करनी है। क्या अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ ऐड की गई थी? इस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग लिटिल बिट रखिए, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि जर्म प्लाज्म, जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो क्रॉप्स की बात करते हैं, जो स्वीट से रिलेटेड काफ़ी कुछ न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी आई है, ये फिलीपाइंस के अंदर है। फिलीपाइंस के अंदर है, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, मनीला के अंदर में वहाँ पे सिचुएटेड है। एक ब्रांच इसका बनारस के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। तो काफ़ी टेक्निकल था ये, जो लास्ट पेज के ऊपर साइंस का एडिटोरियल, सॉरी, एक आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा ये टेक्निकल था। क्वांटम कंप्यूटर्स में इसमें क्यूबिट की बात की गई है कि जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर में क्या यूज़ किया जाता है? बाइनरी जो फंक्शन है 0 और 1 आपको देखने के लिए मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट है, बट हम यहाँ पे बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। इंडिया का सुपर कंप्यूटर मिशन आपको याद है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, सुपर कंप्यूटर्स को इंडिया में डेवलप करने के रिगार्डिंग में है। सुपर कंप्यूटर मिशन के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारा नेशनल नॉलेज सेंटर है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, सॉरी, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के द्वारा वो चलाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मीटी जो है उसका आपको कोलेशन देखने के लिए मिलता है उसके अंदर में। दैट इज सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम परम
8000 इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में परम सिद्ध है, परम शिवाय है, ऐसे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स आई। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में है आर्टिकल। मुझे तो समझ में आया नहीं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल था। एंड गेट, पी गेट, काफ़ी सारे गेट्स के बारे में बात की गई, तो लिटिल बिट टेक्निकल है। आप इसको, आपको अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हों तो इसको सही से समझना इस आर्टिकल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तिब्बतियन लीडर्स के बारे में है। तिब्बतियन लीडर्स जो हैं उनके द्वारा कहा गया है कि चाइना से हम कंटिन्यूस टॉकिंग प्रोसेस में हैं, बट अभी प्रोग्रेस हमको नहीं देखने के लिए मिला है। तिब्बतियन एरिया को वो ऑटोनोमस एरिया के रूप में नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये तिब्बतियन लीडर के द्वारा कहा गया है। कुछ दिन पहले जो कल ही हमने जो दलाई लामा हैं, जो कि इनके जो रिलीजियस अथॉरिटी है, हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी तिब्बतियन कम्युनिटी के, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था कि वो लासा के अंदर जाना चाहते हैं, लासा को वो विजिट करना चाहते हैं। लासा वो एरिया है स्टूडेंट जहाँ से लासा से काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट भी हमने डिस्कस किया नेपाल की न्यूज़ के अंदर में। तो लासा विजिट करना चाहते हैं। हमने वहाँ के न्यू ईयर फेस्टिवल के बारे में बात किया था। लोसर फेस्टिवल है, वहाँ पे मनाया जाता है, काफ़ी दिन तक वो चलता है लोसर फेस्टिवल, 30-40 दिन तक उसको सेलिब्रेट करते हैं। तिब्बतियन लीडर्स के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, इंडिया ने 1959 के अंदर इन लोगों को शरण दिया। धर्मशाला के अंदर है, एक कर्नाटक के अंदर जो साइट है उसके बारे में आप बताना, जहाँ पे हमारे दलाई लामा विजिट करेंगे। कर्नाटक के अंदर में जो साइट है जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कर्नाटक के अंदर एक सेकंड हाईएस्ट साइट है इन लोगों का, जहाँ पे तिब्बतियन कम्युनिटी सेकंड नंबर पे मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो दलाई लामा जो पोस्ट है, जैसे हिंदुइज्म में आपको शंकराचार्य नाम की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, वैसे ही दलाई लामा भी एक पोस्ट है। अब दलाई लामा का क्या है कि अभी प्रेजेंट समय में जो दलाई लामा है उनकी 88 एज है। जब उनका 90 एज होगा तो नेक्स्ट दलाई लामा की रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। यहाँ पे जब दलाई लामा की डेथ होती है उसके बाद में प्रॉपर मुझे याद नहीं है कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, बट शायद जिस तरीके से आपको वेटिकन सिटी में जब नया चर्च का नया जो पोप है उसका इलेक्शन होता है ना, तो चर्च के अंदर में क्या होता है, सभी जो पोप्स हैं, जितने भी जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है पोप्स का, वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं। उसके अंदर उन चिट्ठियों को जो, या जो पोस्टल बैलेट हैं उनको वो जलाते हैं, जो उनके बैलेट सिस्टम है। और उसको जलाने के बाद में एक जो धुआं जो निकलती है, जो स्मोक जो निकलती है, उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि स्मोक का जो कलर है वो क्या है, क्या जो नया पोप है वो चुन लिया है या नहीं चुना है, ये सब वहाँ पे डिसाइड किया जाता है उसके अंदर में। यहाँ पे हम बात करें तिब्बतियन कम्युनिटी में, दलाई लामा का डेथ के बाद में जो नया दलाई लामा है, क्या तो उनके द्वारा डायरेक्शन बताई जाती है, या हो सकता है कि उनको जो जो जलाने का अगर प्रोसेस है इनके अंदर में, तो उनका जो धुआं का जो जिस तरीके डायरेक्शन होता है उसके बेसिस पे वहाँ पे कोई बच्चा होगा, उसको ये लेके आएंगे, जो बच्चा उनको मिलेगा उस डायरेक्शन में, और उस बच्चे को बेसिकली ट्रेंड किया जाता है, उसको एजुकेशन दी जाएगी, सभी चीज़ें बताई जाएंगी, और उसके बाद में उनको जो दलाई लामा है उसकी पोस्ट है वो दी जाती है। तो इस तरीके से एक नया बच्चा है उसको ये प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में उनको कम्प्लीटली एजुकेशन देंगे। ये आपको तिब्बतियन जो बुद्धिज्म है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द तिब्बतियन लीडरशिप। तिब्बतियन प्लेट्यू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज डिस्कशन लिटिल बिट आपके लिए लेट हुआ है, उसके बिहाइंड के रीज़न ये है स्टूडेंट्स, सुबह मैंने रीड किया था बट मैं इसको नहीं कर पाया आपके लिए, जो इसको प्रिपेयर अच्छे से मीन्स इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुबह आपके लिए जल्दी इसको लिए अपलोड करूँ, बट आज के लिए सॉरी, आपको ये है जो लेट शाम तक आपको मिल पाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।